गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में हमने ये समता का अधिकार देख लिए थे। पूरा हमारा समता का अधिकार पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो समता के अधिकार में हमने देखा था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक था। तो 14 में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि मतलब हमें चीजें याद भी रहे। हमने आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा था? हमने आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा? हमने आर्टिकल 15 में क्या पढ़ा? अच्छा, ऊपर लिख भी देते हैं कि समता का अधिकार ना, समता का अधिकार, समता का अधिकार। इसमें कहां से कहां तक आता है? तो हम कहते हैं इसमें आर्टिकल आता है आपका 14 से लेकर 18 तक। फिर हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा था आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है और आर्टिकल 18 में क्या है। आर्टिकल 16 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था विधि के समक्ष समता देखा था, विधि के समक्ष समता देखा था। क्लियर हुआ अपना? 15 में हमने भेदभाव देखा था। इसमें हमने लोक नियोजन की बात की थी, लोक नियोजन की बात की थी। और इसमें हमने क्या किया था? अस्पृश्यता की बात की थी, अस्पृश्यता, या इसको हम क्या बोलते हैं? छूत बोलते हैं, अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। 18 में हम देखा था उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अच्छा, ये इसलिए बता रहा हूं ना ताकि आप इनको ऐसे करके रट लीजिए। जैसे पहले एक तो बड़ा सा लिखना, अब एक एक आर्टिकल के बारे में आप पढ़ चुके हो। 14 में कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा, 15 में भी नहीं होगा, 16 में भी नहीं होगा, 17 में भी नहीं होगा और 18 में भी नहीं होगा। समझिए कि नहीं? ये आपको ऐसा रिकैप बना लेने हैं। इसलिए मैंने बनाया इनको, क्योंकि भैया अगर आप नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएंगी आगे, क्योंकि हमें पूरी याद भी होनी चाहिए ना, एक एक मूल अधिकार याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने यहाँ पर आज एक थोड़ा से रिवीजन कर लिया कि अगर कोई पूछे कि आर्टिकल 14 में क्या है तो विधि के समक्ष समता है, आर्टिकल 15 में क्या है? भेदभाव, आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन है, आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है, आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अब एक एक डिटेल आपने देखा, समझ गए ना? तो ऐसे करके हमें चीजों को पढ़नी है। तो आज जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो हम कहते भैया अब हम चलते हैं दूसरे मूल अधिकार पे। पहला मूल अधिकार हमारा क्या था? तो हम कहते थे समता का अधिकार है। अब आज हमें क्या पढ़ने हैं? दूसरे मूल अधिकार पढ़ने हैं। तो दूसरे मूल अधिकार पे आज चलते हैं। दूसरे मूल अधिकार क्या थे? तो हमने कहा दूसरा अपना मूल अधिकार है उसका नाम क्या है? तो हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको पता होगा कि ये आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है? तो हम कहते हैं ये आर्टिकल आपका 19 से लेकर 22 तक है। समझ गए? एक बार पहले देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है और आर्टिकल 22 में क्या है। ये क्लियर होनी चाहिए पहले। इसको क्लियर करने का मतलब मेरा ये है कि एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर कोई ऊपर से पूछे ऊपर से बताओ, अंदर से कोई पूछे अंदर से बताओ। इसलिए मैं यहाँ पर रिकैप पहले ले लेता हूँ। तो पहले हम बना लेते हैं ना कि हमें पढ़ना क्या है, नहीं तो भी हमें समझ में नहीं आएंगे क्या हमें पढ़ने क्या नहीं पढ़ने हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, तो जो आपका आर्टिकल 19 है इसमें स्वतंत्रता के जितने अधिकार है उनको रखा गया है कि स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार हैं उनको कहां पर रखा गया है? तो हम कहते हैं यहां पर रखा गया। समझ गए? तो हम पहले वाले में क्या लिखेंगे? लिखा भी जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी वही ऊपर वाली लाइन इसमें भी रखा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन आपको इतनी याद होनी चाहिए कि भैया कि कौन कौन अधिकार हैं इसमें ना, उनको हम रख देते हैं। कौन कौन अधिकार हैं सभी को इसी में एक्सप्लेन किया गया है कि भैया ये देखो ये वाले अधिकार हैं, ये हमारे बोलने का अधिकार है, ये हमारे व्यक्ति के अधिकार हैं, सभा करने के, संघ बनाने की, ये सब सारी चीजें होती हैं। आर्टिकल 20 में क्या लिखा? तो यहां पर लिखोगे अपराध से संरक्षण लिखा गया। क्या लिखा गया है? अपराध से संरक्षण। अभी ध्यान मत दो, अभी केवल आपको पढ़ो जितना पढ़ा रहा हूं।
कि अपराध क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो अपराध से संरक्षण कौन करता है? आर्टिकल 20 करता है। आर्टिकल 21 में लिखेंगे प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता। सब एक एक मीनिंग आप समझोगे, ठीक ना, एक एक मीनिंग आप समझ। राइट टू लिबर्टी इसमें बोल देते हैं, समझ गए। अपराध से संरक्षण 22 में है, यहां पर लिखेंगे गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण पॉइंट पहले बढ़िया से याद कर लो। ये आपके कौन अधिकार हो गए? तो हम कहते हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार हो गए। आर्टिकल 19 में जो जो स्वतंत्रता के अधिकार है उनके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 20 में अपराध से संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। मतलब ये अगर कोई अपराध कर देता है तो उसको वहां से क्या करता है, वो बचाने का प्रयास करता है, मतलब उसको संरक्षित करता है। आर्टिकल 21 में क्या? प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता। ये बहुत बड़ा है, इसके बारे में चर्चा होगी, अच्छे से चर्चा होगी, टेंशन मत लीजिए। आर्टिकल 22 में क्या है? तो हम कहते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण है। इतने पहले आपको क्या करने हैं, अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लेना है कि हाँ हमें ये चीजें पढ़नी है, तब हम आगे चलते हैं, समझ गए। अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल 19, क्योंकि 18 तक तो हम पढ़ ही लिए हैं, तो हम आज कहां पढ़ने जा रहे हैं? आर्टिकल 19, ठीक ना। आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। अब देखो ये आर्टिकल 19 कैसे पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। पहले अपने दिमाग में ये सोचो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, उनके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई कि जिसकी वजह से उनको अपने संविधान में आर्टिकल 19 मेंशन करना पड़ा। बात तो वही सोचने वाली है ना, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि अगर आर्टिकल 19 अपने संविधान में लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा, समझ गए। तो पहले आपको ये सोचना है कि आर्टिकल 19 लाने के पीछे या लिखने के पीछे क्या मंशा थी, भीमराव अंबेडकर जी की क्या मंशा थी। अब आपको क्वेश्चन यहां से धड़ल्ले से आते हैं, मूल अधिकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं, समझ गए। और पहले हुआ करता था नागरिकता चैप्टर वाले से भी होते रहे। अब मुझे पूरा एक तरफ से पढ़ाना था, इसीलिए मैंने नागरिकता, नहीं तो नागरिकता इतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी है इंपॉर्टेंट। आज के डेट में सभी चीजें हो जाती हैं, ठीक ना। तो हमें उन्हीं हिसाब से चीजों को पढ़ना है। हमने यहाँ पर क्या लिखा? आर्टिकल 19 पढ़ना है। यहाँ दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, और मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ये कौन कौन से इसमें अधिकार आएंगे, कौन कौन से अधिकार है जिनको हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या मंशा थी, या उनके दिमाग में कौन से ख्याल आए तो कि उन्होंने आर्टिकल 19 डाल दिया, समझ गए। ये तो था नहीं कि ऐसे सपने में सोए थे, उनके सपने में आ गया आर्टिकल 19, चलो भैया उठा के इसको हम भर देते हैं। कहां पर भर देते हैं? अपने संविधान में भर देते हैं। जो आपको पता है ना कि कानून का ग्रंथ कहा जाता है, कानून का ग्रंथ कहा जाता है उसको। तो ये सब सारी चीजें थी, अपने दिमाग में भी आप ऐसे माइंड में बनाना, समझ गए कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर क्यों की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करता हूं, क्यों की बात करता हूं, तो एक बात अपने दिमाग में आप पहले भरो। जब हम लोग आजाद नहीं थे, कब की बात कर रहा हूं? जब हम लोग आजाद नहीं थे, तो उस समय क्या था? उस समय हम लोगों के ऊपर बहुत सारे चीजों के बर्डन थे। ना हमें कहीं पर आजादी से घूमने दिया जाता था, ना हम कुछ बोल सकते थे, ना हम कोई सभा बना सकते थे, ना हम, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो उन लोग जो व्यापार करते थे, जैसे हमने कहा अंग्रेज जो व्यापार करते थे, उन लोगों को ज्यादा छूट मिल जाती थी, हम लोगों को छूट ही नहीं मिल पाती थी। भाई वो लोग हमें एकदम हमारा शोषण कर रहे थे। तो इन सब चीजों से क्या हुआ था, हम कहते हैं ना, हमें पूरा दबा के रखा गया था। अगर हम आर्टिकल 19 की हिस्ट्री में जाएं तो ये इतना बात अपने दिमाग में याद रख लेना कि उस समय ना तो हमें कुछ बोलने का अधिकार हुआ करता था। अगर हम, जैसे हमारे पत्रकार हुआ करते थे, तो अगर वो पत्रकार कुछ लिखते थे अपने अखबार में तो उनके अखबार को बंद करवा दिया जाता था, ठीक ना, उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी जाती थी। अगर कोई हम भाषण देने जाते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब बताओ, अगर इतनी सारी चीजें होंगी तो बताओ एक इंसान कैसे बोल पाएगा? तो उसको आप स्वतंत्र बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। इसीलिए कौन सा आर्टिकल रखा गया है? हम कहते हैं आर्टिकल 19 को लाया गया, समझ गए। उस समय हमारे क्या होते थे, हमारी बातों को दबा दिया जाता था। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज बना दिए जाते थे, वहां पर केवल अंग्रेजी जा सकते थे, हमें नहीं जाने दिया जाता था। अब तो मतलब अब आप ही सोचो
कि अगर आप जगह जगह पर जाओगे नहीं तो कैसे आपके माइंड में, मतलब आपका कैसे माइंड का, मतलब कहते का दिमाग का कैसे विस्तार होगा, कैसे आप चीजों को समझ पाओगे। हम कहें हम यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश के एक कोने में ऐसे पड़े, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के एक कोने में ऐसे हम पढ़े हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के एक कोने में पढ़े हैं, बताओ यहां से हम कितनी चीजों की एनालिसिस कर सकते हैं। पढ़ना अलग चीज है और देख के अनुभव लेना अलग चीज है। जिस दिन हमें कोई चीज अनुभव में आ जाती है, देख के अगर जिस चीज का अनुभव करते हो तो उसकी फीलिंग्स कुछ और होती है, उसको आप विधिवत एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन आप जिन चीजों को पढ़ के उसके बाद उन चीजों के बारे में जानते हो तो उन्हें हम उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट यही सब होते हैं, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट यही सब होते हैं कि कैसे हमें चीजों को समझनी है। समझे कि नहीं समझे? यही चीज उस समय भी थी। मतलब हमें धंधा अगर करना होता था तो हमारे ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगा दी जाती थी। अब आप ही सोचो, अगर ज्यादा पेनल्टी लगेगी तो बताओ आप, तो हम बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भीमराव अंबेडकर जी जब यही सब सारी चीजों को देख रहे थे अपने भारत में होते हुए, तो उनके दिमाग में एक बात आई, इसका मतलब हम लोग स्वतंत्र हैं ही नहीं, तो हमें एक ऐसा संविधान जब बन ही रहा है तो संविधान में एक ऐसा आर्टिकल भी डाल दिया जाए कि जिससे, ताकि हमारे यहाँ के लोग क्या हों, स्वतंत्र। समझ गए? और कौन सा आर्टिकल लिखा गया? तो हम कहते हैं आर्टिकल 19 लिखा गया। समझ गए? ये सब बातें एकदम अपने दिमाग में ऐसे माइंड मैप बनाओ, उनको एकदम रट लो। समझ गए? तो यह देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, क्यों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपको लिखना ही होगा आप अपनी भाषा में बढ़िया से लिख लेना। समझ गए? मेरा काम क्या है कि आपके दिमाग में चीजों को बढ़िया से रखना, ये ना रहे कि चीजें केवल आप रट रहे हो। समझ गए? ताकि आप कहीं जाओ तो लगे कि हाँ हमारे पास नॉलेज है, हम कहीं डिबेट कर सकते हैं। वरना मूल अधिकार का बस यही है, और ये मूल अधिकार होते, अरे कौन से मूल अधिकार होते, कैसे मूल अधिकार होते, कम से कम उनकी फीलिंग तो आए आपको। समझ गए? अगर आगे चल के आप भी, ताकि कुछ उस पर रिसर्च कर सको, मैं आपको इतना बता रहा हूं, अब धीरे धीरे आपको यहां से हिंट मिलेगा तो आप और चीजों का एनालिसिस करेंगे और विश्लेषण कर पाएंगे और आगे जाएंगे। समझ गए ये बात? और देखो क्या होता है, जैसे बाकी कोचिंग में क्या होता है, चीजों को आपको रटा दिया जाता है, और रटने से और 1 घंटे में पूरा मूल अधिकार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। वो केवल आप अपनी आत्मा को शांति देते हो। समझ गए ना, कि मतलब लो भैया इतनी आहुति लो और मेरी आत्मा शांत हो जाओ। मरने के बाद आपने देखा होगा ना कि आत्मा को शांति के लिए उस पर कुछ आहुतियां दी जाती हैं ताकि वो आत्मा शांत रहे। तो बस यही समझ लो कि जहां 1 घंटे में मूल अधिकार खत्म किया जा रहा है, उसका मतलब वो आपको आहुति दे रहे हैं ताकि आपकी आत्मा क्या हो जाए, शांत हो जाए। वो आपको एकदम मरा मान चुके हैं कि तुम खत्म हो, तुम केवल आओ, हमारे व्यूअर्स बढ़ाओ, हमारे व्यूज बढ़ाओ ताकि हमें पैसा मिले। यही सब सारी चीजें होती हैं। तो आपको ये सब सारी चीजों पर ना अपने दिमाग से सोचना है, कैसे हम बेटर कर सकते हैं, मतलब चीजें कंटेंट हैं कहां। समझ गए? अब हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मतलब पता नहीं कितनी बुकों का निचोड़ निकाल रहे हैं, तब आपको आप तक पहुंचा रहे हैं बातों को। क्योंकि मैंने देखा कि जो अपने यहाँ की शिक्षा है उसमें क्या होता है, उसको एनालिसिस है ही नहीं, बस रटवा दो भैया। अरे पहले एनालिसिस करवाओ बच्चों को, फिर रटवाओ। समझिए, हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो भैया पहले हम आते हैं अपने आर्टिकल पे, ज्यादा इधर उधर वाली बातें ना करके अपने सीधे आर्टिकल पे आते हैं, क्योंकि इधर उधर वाली बातें करना अच्छी बात नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पर क्या दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा। भैया पूछेगा स्वतंत्रता के कितने अधिकार हैं, तो बाबू जब अपना पहले मूल संविधान बनाया गया तो उसमें ना स्वतंत्रता के 7 अधिकार रखे गए थे। अच्छा, मूल अधिकार कितने थे? 6। वो भी मूल अधिकार भी पहले कितने थे? 7। तो स्वतंत्रता का अधिकार भी आज कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। अच्छा, दिमाग में काम कर रहा है? अरे यार, मूल अधिकार भी तो इतना बताया गया था। अच्छा ही, फिर अब स्वतंत्रता का अधिकार 6 बताए जा रहे। बाबू स्वतंत्रता का अधिकार और मूल अधिकार दोनों अलग चीजें हैं। मूल अधिकार तो आपका मूल है ही, समझ गए, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आपकी ड्राइव हुई हैं। अब स्वतंत्रता के अधिकार भी 6 होते हैं। अंतर समझ गए ना? मूल अधिकारों का मतलब आप भाग कितने किसमें पढ़ते हैं? भाग 3 में 6 मूल अधिकार पढ़ते हैं। अब यहाँ अनुच्छेद के अंदर जाके पढ़ रहे हो
और ये कौन से होंगे, इनको हम बोलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। तो पहले जिसको हटाया गया पहले उसकी बात करते हैं हम। एक आर्टिकल था जिसको हम बोलते थे आर्टिकल 19(1)(f). यह आर्टिकल अनुच्छेद है ये। इसमें बात थी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। पॉइंट क्लियर होते रहना बस, संपत्ति के अधिकार। और बाबू सबसे बड़ी बात, ये कौन सी संपत्ति थी, तो हम कहते हैं यहां पर जिस संपत्ति की बात की गई है ये है अर्जित संपत्ति। कौन सी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है ये। बढ़िया से क्लियर हो, अर्जित संपत्ति। अगर ये अर्जित संपत्ति है तो आर्टिकल 31 में कौन सी संपत्ति थी? आर्टिकल 31 में भी तो था संपत्ति का अधिकार। हाँ ये भी तो था संपत्ति का अधिकार। अब बताओ आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार, ये कैसी संपत्ति है? ये बाबू ना ये पैतृक संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। और ये अर्जित संपत्ति। अब कुछ लोगों को ये पैतृक अर्जित ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? अरे देखो ये जो अर्जित संपत्ति होती है इसको आपने खरीदा होगा। क्या किया होगा? खरीदा होगा। ये खरीदी हुई जो संपत्तियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खरीदी हुई संपत्तियों को हम क्या बोलते हैं? अर्जित। और पैतृक संपत्ति का मतलब होता है ये दादा पुरखा का है। ये समझ गए? दादा पुरखा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, मजाक में चीजें समझ गए। ये मतलब पुरानी संपत्तियां जिनको हम कहते हैं ना अचल संपत्ति, जिनको आप बोलते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये है। तो भैया ये जो दोनों आर्टिकल थे दोनों को क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। कहा हटाओ, इन सब चीजों की बात नहीं करते। समझ गए? अब भैया ये जो आर्टिकल 19 वाले में जो संपत्ति है एक संविधान संशोधन लेके आया गया। आप कहेंगे आप कौन सा संविधान संशोधन आया? संविधान संशोधन आया, इसको बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1978। समझ गए? कौन सा संविधान? समझ? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया और इसको काट दिया गया। किसको काट दिया गया? इसके तहत क्या काट दिया गया? इसको हटा दिया गया। और हटाने के बाद आर्टिकल 19(1)(f) को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। वैधानिक दर्जा का मतलब बाबू होता है कानून का अधिकार, मतलब कि कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। देख लेना अपने हिसाब से बढ़िया से लिखना। इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अपने दिमाग में आप सोचो कि ये क्या है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है और है बराबर है। समझ गए पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर? तो सबसे जरूरी है चीजें आपको बढ़िया से क्लियरिटी होना। तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि आर्टिकल 19(1)(f) जिसमें आप लिखा है संपत्ति का अधिकार, इसमें कौन सी संपत्ति है? तो हम कहते हैं इसमें अर्जित संपत्ति है, खरीदी हुई संपत्ति है। और इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से काटकर हटा दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और इसको ले जाके ना कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और इसको उठा के ले जाके कहां रख दिया गया? आर्टिकल 300 का। और इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे 300 का में है। किसमें है? 300 का में है। तो इतनी चीजें आपको याद रहेंगी।
हाँ जरूर याद रहेंगी, इतनी चीजें हमें अब याद रहेंगी। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आर यू क्लियर बाबू? हाँ क्लियर एकदम। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में अब हमें ये देखना है कि और जो बाकी जो हम जिनको कर रहे हैं कि 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, समझ गए? चलते हैं भैया, चलते हैं बढ़िया, चलते हैं बढ़िया से। देखो कहता है कि जो आपका पहले हम लिखेंगे आर्टिकल नंबर, इसके अंदर होंगे ना सभी सब आर्टिकल है भैया, ये आर्टिकल 19(1)(a), जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको लिखने हैं, समझ गए? आर्टिकल 19(1)(a। आप बताओ इसमें क्या बात की गई है? इसमें बाबू मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी यहां शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि जिसे हमें अपने पहले माइंड में बनाना है कि हमें पढ़नी है चीजें, समझ गए? यहां पर है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी? हम कहते हैं बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यहां पर लिख सकते हो पहले वाले में, बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली बात तो आपको ये चीजें होनी चाहिए, मैं यहां पर वर्डों पर फोकस करूंगा कि बोलना क्या होता है, अभिव्यक्ति क्या होती है, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहीं पर इतना ही लिखेंगे। अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? स्पीच। और अभिव्यक्ति को बोलते हैं एक्सप्रेशन। हमारे हिंदी मीडियम के मतलब जितने भी बंधु हैं, ठीक ना, सब बेचारे बड़े डिप्रेशन में रहते हैं कि अंग्रेजी एक भी अक्षर नहीं आती है। देखो अंग्रेजी सीखनी है तो धीरे धीरे वर्डों को सीखते रहिए, अपने आप अंग्रेजी आएगी, ठीक ना। और मैं भी वही कर रहा हूं, सीख ही रहा हूं मैं भी, क्योंकि हम लोग भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में, ठीक ना। तो सबसे पहले आप, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। दूसरे नंबर पे आते हैं, यहां पर यहां लगाते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(b। उसमें उतना ही लिखना भी, क्योंकि हमें रटनी चीजों का भी। बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें लिख लिया हमने? आर्टिकल 1(a) में लिख लिए। अब हमने कहा आर्टिकल 19(1)(b) में आप पहुंचे। अब कहेगा इसमें क्या? तो इसमें है सभा बनाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो हम कहेंगे सभा बनाने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार। अब आपको पता होना चाहिए भैया, सभा की जो अंग्रेजी होती है, सभा की अंग्रेजी होती है असेंबल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? असेंबल बोलते हैं। असेंबल का मतलब होता है सब, समझ गए? फिर दूसरा आता है आर्टिकल, हम कहते हैं कौन सा आर्टिकल आता है? 19(1)(c) आएगा। हम कहते हैं इसमें संघ बनाने का अधिकार है, 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 संघ बनाने का अधिकार। और संघ की बाबू अंग्रेजी होती है एसोसिएशन, एसोसिएशन। फिर आते हैं आर्टिकल 19(1)(d), ठीक ना। इसमें हम कहते हैं घूमने का अधिकार है, घूमने, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? भ्रमण का अधिकार। फटाफट पॉइंट लिखते रहना, भ्रमण का अधिकार। और वो घूमने या भ्रमण को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। ऐसे अगर आगे की बात करते हैं तो ये बनेगा आर्टिकल 19(1)(e). समझ गए क्या हमने पढ़ा? इसमें हम कहेंगे बसने का अधिकार है, बस इतना अभी केवल लिखो, बसने का अधिकार, बसने का। और बाबू बसने की जो अंग्रेजी होती है ना, रिसाइड होती है। रिसाइड मतलब बसना। अगले आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 19(1). बताओ एफ तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एफ को हटा दिया गया। किसको लिखेंगे? जी को लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे पैसे का अधिकार, पैसे का अधिकार। पैसे का मतलब ये होता है धंधा, बिजनेस, ठीक ना। या और एक बढ़िया वर्ड देते हैं, प्रोफेशन।
प्रोफेशन। पहले ये समझो आप, मैं यहां पर ये सब क्या लिखा हूं, पढ़िए लिख लो, बढ़िया से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं बढ़िया से क्या लिखा। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन कौन से इसमें मतलब अधिकार है, तो इसमें कितने अधिकार हैं, हमने कहा ये 6 अधिकार होंगे इसमें। कौन कौन से भैया, ए में क्या है, तो बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें, सभा बनाने का अधिकार इसमें, संघ बनाने का अधिकार है। डी वाले में देखो घूमने तथा भ्रमण का अधिकार है, बसने का अधिकार है और पैसे का अधिकार है। अभी केवल आपको इतना पॉइंट समझना है, बाकी मैं एक एक के बारे में विधिवत एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल विथ केस और विथ संशोधन सबके साथ यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी आपको इतना समझना है केवल, एक पहले अपने दिमाग में ना रोड मैप बनाओ, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में रोड मैप नहीं है तो इतना याद रखे रहना कि चीजें हमें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए पहले सबसे पहले अपने दिमाग में रोड मैप बनाओ। अगर रोड मैप आपके दिमाग में क्लियर हो गया तो इतना याद रखे रहना कि आप बहुत ही अच्छे हो। समझ गए पॉइंट। तो इसमें आते भैया, ये है पैसे का अधिकार, ये है बसने का अधिकार। अब देखो मैं यहां से एक एक चीज उठाता हूं, छोड़ो अभी ये सब बोलना अभिव्यक्ति छोड़ो, जहां इतना रट लोगे ना बोलने के साथ अब अभिव्यक्ति बोलोगे ही, ठीक ना। अब आप समझो, अगर मैंने कहा ये क्या है, इसको हमें शॉर्ट ट्रिक में याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे, तो हम कहेंगे बाबू देखो ऐसे याद कर लेते हैं। हमने कहा बोस, हमने कहा क्या बोस, फिर हमने कहा क्या बाबू संघ, ठीक ना, बोस संघ, फिर हमने क्या लिखा बाप लिख देते हैं, और क्या बोस संघ बाप। समझ गए, बोस संघ बाप कि मतलब जो हमारे बोस होंगे उनके संग कौन है, तो हम कहेंगे उनके सब बाप हैं। समझ गए। अब हम वो का मतलब क्या समझेंगे, यहां पर बोलने का अधिकार। सा का मतलब बाबू सभा बनाने का अधिकार हो गया, संघ का मतलब ये हो गया आपका संघ, और ये जो घा इसमें हम लिख लेंगे घूमने का अधिकार हो गया, और क्या। बा का मतलब बाबू क्या हो गया, तो हम कहेंगे भैया बसने का अधिकार हो गया, बा का मतलब क्या हो गया बसने, और पा का मतलब क्या हो गया, तो हम कहेंगे पैसे का अधिकार हो गया। तो मतलब याद कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे सीधे भैया बोस संघ बाप। समझ गए, बोस संघ बाप याद कर लेंगे। अच्छा अंग्रेजी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, तो हम कहेंगे देखो स्पीच, स्पीच को हम लगा दिए एस, ठीक ना। फिर यहां हमने देखा असेंबल, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं नहीं तो फिर अभी हाँ लिख लेते एस। फिर देखो असेंबल के लिए अंग्रेजी आएगी ए, संघ के लिए आएगी अंग्रेजी ए, समझ गए। फिर हमने देखा एम, फिर हमने देखा बसने के लिए अंग्रेजी क्या आती है आर, फिर पैसे के लिए अंग्रेजी क्या आती है। तो हम कैसे इसको याद करेंगे, साम आरपी, क्या साम आरपी, तो साम आरपी, सा का मतलब क्या यहां पर लिखोगे स्पीच, मतलब स्पीच। ए का मतलब क्या लिखोगे असेंबल, समझ गए। ए का मतलब क्या लिखोगे एसोसिएशन, एसोसिएशन। एम का मतलब क्या लिखोगे मूवमेंट, आर का मतलब क्या लिखोगे रिसाइड, और पी का मतलब क्या लिखोगे प्रोफेशन। समझ गए, प्रोफेशन। मतलब अगर आपको याद करना होगा तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक ना। इतनी बातें आपके दिमाग में ये बढ़िया से एकदम घुसा लो। अगर इतनी बातें घुस गई हो तो मैं आपको अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनमें हमेशा अपने दिमाग में 1-2 पॉइंट बना के रखना, समझ गए, कि हमें चीजों को कैसे समझना। जैसे कोई बोल दे कि बताओ कितने हैं, तो तुरंत आप बोलो कि हाँ भैया वो संघ खत्म, आर्टिकल 19 खत्म, समझ गए ना। और जो अंग्रेजी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, कहेंगे साम आरपी खत्म, समझ गए। ऑर्डर याद करना है, ऑर्डर पहले असेंबल है फिर एसोसिएशन है, पहले असेंबल है फिर एसोसिएशन है, 2-4 बार केवल देख लो लगातार, अपने आप याद हो जाएंगे, समझ गए। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें कल से पढ़ना, आज नहीं पढ़ूंगा, कल से हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1) ए, आर्टिकल 19(1) ए, कल से हम पढ़ेंगे, ठीक ना। आज आपका काम इतना है, ठीक ना। अच्छा हाँ, कुछ लोग कमेंट में जो क्वेश्चन दिया जाता है कमेंट में कुछ क्वेश्चन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वो लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। अरे कम से कम कमेंट तो करो, बाकी और चीजें करो ना करो वो सब आपके ऊपर है, अच्छा लगेगा करोगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम कमेंट तो कर दो कि हाँ भैया अच्छा पढ़ाते हो, हाँ भैया खराब पढ़ाते हो, जो भी आए आपको समझ में वो तो लिख दिया करो। समझ गए कि नहीं समझ गए, कि मतलब हमें पढ़ने में इतनी चीजें समझ में आती। मैं तो आपसे एक बात हमेशा कहता हूं ना कि आपका काम है टीचर का चुनाव करना, खुद करो। देखो ये आपके लायक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक ना।
मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ा रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ाओगे तो ऐसे ऊपर ऊपर उड़ भी जाओगे, ऊपर जाने में समय नहीं लगेगा, ठीक ना। इसलिए अंदर से पढ़ो, मजबूती से पढ़ो, जिंदगी भर याद रहे और हमेशा क्वेश्चन निकालते रहो, ठीक ना। ठीक, ओके बाय, थैंक यू।